हेलो, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा। आज मैं आप सबके लिए एक लव स्टोरी लेकर आई हूँ दोस्तों। तो चलिए फिर से हम आज आपको एक लव स्टोरी से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों आज की ये लव स्टोरी है कानपुर में रहने वाले अनय शर्मा की। दोस्तों अनय शर्मा जी की आज मैं आपको एक ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो बहुत ही गौर से और ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। पसंद आएगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों आप सबको प्रेम में विश्वास है? क्या आपको लगता है कि प्रेम जो होता है हमारे जीवन में वो सच में कहते हैं ना कि हम किसी को प्रेम करते हैं तो हमें ज़रूर मिलता है। सच्चा प्यार कभी एक दूसरे से दूर नहीं होता और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सच्चा प्यार होता है तो वो मिलता नहीं है। तो क्या सच है, क्या झूठ है? चलिए आज की इस कहानी में हम जानते हैं। दोस्तों आज की कहानी है रोहन और नीतिका की। जी हाँ दोस्तों, रोहन और नीतिका एक क्लास में पढ़ते थे और 10th क्लास के बच्चे थे। 10th क्लास में वो एक दूसरे से मिले। मिलने के बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। बातें करते करते दोस्तों कब उन दोनों में प्यार हो गया उन्हें खुद भी नहीं पता चला। रोहन और गीतिका नीतिका जब अपने स्कूल के लिए जब जाती थी तो उसे रोहन नहीं मिलता तो बहुत ही बेचैन हो जाती थी। उसे बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि उलझन होने लगती थी। उसे रोहन चाहिए ही चाहिए था। इस तरह से स्कूल वाले भी ये सब देख कर के थोड़ा हैरान थे। तो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो आ कर के उन लोगों को एक बार कहे भी कि तुम दोनों एक जगह एक साथ नहीं बैठोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफ़वाहें लोगों ने उड़ा रखी थी स्कूल में कि ये दोनों ऐसे हैं, इस तरह से हमारे यहाँ पे गलत मैसेज जा रहा है यहाँ पर स्कूल में बच्चों के ऊपर। तो प्रिंसिपल आते हैं और इन लोगों को अलग करवाते हैं कि आप दोनों बच्चों अलग से कल मतलब अलग-अलग सीट बेंच पर आप लोग बैठेंगे। रोहन और नीतिका भी मान जाते हैं। वो लोग अलग-अलग बैठते थे, लेकिन उनके दिल तो जुड़े हुए थे ना। इस तरह से काफ़ी दिन तक चला। उसके बाद वो लोग ऐसा करते-करते 2 साल बीत जाते हैं। अब वो 12th क्लास में आ चुके थे। 12th क्लास में आने के बाद कुछ बच्चे तो विज्ञान वर्ग के थे और विज्ञान वर्ग में नीतिका और रोहन भी थे। कुछ जगह पर ऐसा होता है, जो कला वर्ग वाले बच्चे होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, जो विज्ञान वर्ग के बच्चे होते हैं वो कम होते हैं। तो वहाँ पर कुछ ही बच्चे थे, मुश्किल से 7 से 8 बच्चे ही थे जिन्होंने विज्ञान वर्ग लिया हुआ था। उसमें एक रोहन था और एक नीतिका भी थी। नीतिका और रोहन एक साथ अब एक डेस्क बेंच पर बैठा करते थे, बहुत ही अच्छे से वो पढ़ाई भी करते थे, ऐसा नहीं था कि पढ़ाई नहीं करते थे। लेकिन 2 साल के बाद ये सब चीज़ें स्कूल में लोग उनके बारे में हर कोई जानता था, बच्चा-बच्चा जानता था कि ये एक-दूसरे को पसंद करते हैं। इस तरह से ये एक दिन कंप्लेन नीतिका के घर जाती है। नीतिका के मामी-मामा यहाँ पर आते हैं। नीतिका के मामी-मामा कॉलेज में आते हैं और कॉलेज से प्रिंसिपल उनको बताते हैं कि यहाँ पे एक लड़का रहता है, उससे हम लोग बातचीत नहीं करते ज़्यादा, बस हमने उस आपको समझाने के लिए भेजा है। आप उस बच्चे को नहीं, बस आप नितिका को समझाइए कि वो ऐसा ना करे। उसको वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा आगे चल के, तो वो ऐसा ना करे। नितिका के मामी-मामा आते हैं, वो कहते हैं कि नितिका तुम यहाँ पढ़ाई करने के लिए तुम्हारे माँ-बाप ने भेजा है, तुम यहाँ पर ये सब कर रही हो। नितिका वहाँ कुछ नहीं बोलती, वो अपना सर नीचे कर लेती है प्रिंसिपल ऑफ़िस में, फिर उसके बाद वो चली जाती है अपनी क्लास में। क्लास में जाती है तो रोहन से वो सारी बातें बताती है कि क्या कैसे हुआ। कुछ दिन के बाद रोहन भी आता है, तो रोहन के जो बुआ-फूफा थे, वो उनके घर आते हैं। मतलब इस कॉलेज आते हैं, उनको भी यही बातें बताई जाती हैं कि आप अपने बच्चे को सँभालिए, किसी लड़की की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद ना करें। उनके फूफा जी भी रोहन को डाँटते हैं। दोनों बच्चे अपने-अपने रिलेटिव्स के घर रहकर पढ़ते थे, वो अपने-अपने घर भी नहीं रहते थे। घर में माँ-बाप के पास ये बातें गईं कि गीतिका जो नीतिका थी, उनके माँ-बाप को जब ये बात पता चली कि नीतिका का कुछ ऐसा रिश्ता है स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि अब ये पढ़ाई नहीं करेगी, अब इसको घर बुलाना है इस साल, इसके बाद हम इसकी शादी कर देंगे, बस ये 12th इसका निकल जाए बस। और तब भी उसके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा शासन लगने लगा। वो एक-दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। उनके मामा जी उनको छोड़ने आते थे, उधर उनके फूफा जी उनको छोड़ने के लिए आते थे। तो दोनों बच्चे एक-दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। स्कूल में भी बैठते थे तो टीचर में एक सख्त एक पहरा था कि वो एक-दूसरे से बात ना करें, कोई भी नोटबुक, चिट्स वगैरह कुछ भी नहीं। इसी बीच
रोहन बहुत ज़्यादा कह लीजिए आपकी जब किसी से बात नहीं होती है, तो एक तड़प सी हो जाती है हमारे अंदर, तो वही तड़प रोहन के अंदर थी। वो गीतिका से बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो उसकी आँखों में बिल्कुल खौफ सा हो गया था कि वो ऐसा क्या हो कि वो बात करे। एक दिन स्कूल से आते वक़्त नितिका को रोहन पीछे से हाथ पकड़कर एक साइड में लेकर जाता है। नितिका देखकर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मामा जी आगे-आगे जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो फिर मुझे डाँटेंगे। मैं ये सब नहीं चाहती, तुम मुझे भूल जाओ। ये कह के रोहन कहता है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हें लगता है क्या मैं तुम्हें भूल पाऊँगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? तभी नितिका गले लगते हुए कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है। मेरे मामा-मामी मुझे भेज देंगे घर में ये पढ़ाई कर ख़त्म हो जाने के बाद। तभी वो कहती है कि हम अपने पेरेंट्स से शादी की बात करेंगे। नितिका कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ? मैं बहुत दूर रहती हूँ, मैं रायबरेली रहती हूँ और तुम्हारा घर कहाँ पर है? तभी वो कहता है कि मैं बुलंदशहर में रहता हूँ। तो हम दोनों कैसे हमारा तो रास्ता भी अलग है, हम तो बहुत दूर-दूर रहते हैं। हमारी शादी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते और वैसे भी अभी मुझे अपना करियर बनाना है, तुम तो जानते हो ना? ये कह के रोहन कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं इस चीज़ का इंतज़ाम करके आया हूँ। तभी रोहन की बात सुनकर गीतिका कहती है क्या? नितिका जब उस चीज़ को देखती है तो उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपने जेब से निकाल कर 2 नोकिया का एक सेट देता है। वो कहता है ये मेरे पास रहेगा और एक तुम्हारे पास रहेगा। हम दोनों इससे एक-दूसरे से चुपके-चुपके बात किया करेंगे और हम दूसरों के सामने ऐसा शो ऑफ करेंगे कि जैसे लगेगा कि हम एक-दूसरे को जानते ही नहीं हैं, ताकि हमारे मामी-मामा हम पर ध्यान देना छोड़ दें और हमारे बुआ-फूफा भी। ये सुन कर के नितिका खुश होकर उससे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह पाती। तुम्हें पता है मैं घर में खाना भी नहीं खाती। यहाँ से जाने के बाद ना मेरा क्या हाल होता है मैं नहीं जानती। कम से कम स्कूल में रहते वक़्त मैं तुम्हें देख तो लेती थी, लेकिन घर जाने के बाद मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब मैं तुमसे बात तो कर सकूँगी, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। इसके बाद नितिका चली जाती है अपने घर, उधर रोहन भी अपने घर चले जाता है। दोनों घर अपने-अपने चले जाते हैं। अब दोनों ने जैसा डिसाइड किया था बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि हमारा सोचा कभी पूरा नहीं होता, जो हम सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता। ऐसा ही हुआ जब नीतिका अपने घर के बाथरूम में जा कर के रोहन से बात कर रही थी। अचानक से उसकी मामी की जो बेटी थी, वो वहाँ पर खड़ी होकर सारी बातें सुनती रहती है और वो जाकर अपनी माँ से बता देती हैं। माँ उनकी जो मामी आती हैं, वो आकर बाथरूम को बड़े अच्छे से कहती हैं कि बेटा दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा गीतिका खोलती है और वो दरवाज़ा खोलती है जैसे ही वैसे ही उस तौलिए में छुपा कर के नितिका जो मोबाइल लेकर गई थी बाथरूम में, वो उससे लेकर कहती हैं कि तुम्हारी आदत छूट नहीं रही है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे घर भेजना ही पड़ेगा। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पापा किस तरह के हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा है, तुम्हें पता है ना कि उनकी बेटी पढ़ ले, वरना तुम्हारे पापा तो तुम्हें पढ़ाने के लिए राज़ी भी नहीं थे। ये सोचो कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, फिर भी तुम इस तरह की हरकतें कैसे कर सकती हो नितिका? नितिका गुस्सा में रोते हुए कहती है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं उनको छोड़ नहीं सकती। ये बात सुन कर के वो कहती है कि क्या? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? नितिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी उसकी मामी कहती है कि मुझे अब इसके घर में बात करनी ही होगी। इतना कह के नितिका की मामी उनके घर में फ़ोन लगा के बात करने के लिए जाती हैं। पहले पीसीओ वगैरह हुआ करता था, तो पीसीओ में जाती हैं वो फ़ोन लगा कर के बात करती हैं। उसके बाद वो वहाँ से आ जाती हैं। आने के बाद जब कहते हैं कि जब एग्ज़ाम्स इसके हो जाएँगे तो कुछ छुट्टियाँ मिलेंगी कुछ दिन के लिए, तो इसे यहाँ पर भेज देना। तभी कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है, वो एक-दूसरे से बात नहीं कर पाते। उधर रोहन बहुत परेशान रहता है, उनकी मामी जो है वो फ़ोन को जा कर के पीछे एक खड्डा होता है, उसे खड्डे में डालकर चली आती हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी दोस्तों जो बिल्कुल उन दोनों को तड़पा कर रख दे रही थी। इतनी ज़्यादा तड़प, इतनी ज़्यादा मोहब्बत में तड़प, आप समझ सकते हैं कि कैसा होता है। उधर रोहन रो रहा था, परेशान हो रहा था, उनके बुआ-फूफा गुस्सा नहीं थे, दुखी थे कि मेरा बच्चा इस तरह की कैसे मुसीबत में पड़ सकता है, कैसे पड़ गया वो इस तरह की मुसीबत में।
कि कौन-सी लड़की है आखिर, वो किससे बात करने के लिए इतना परेशान हो रहा है। वो भी अपने घर पे मतलब अपने भैया-भाभी के पास फ़ोन करके बताते हैं कि क्या कैसा है। तो बातचीत जब होती है एक-दूसरे से तो वो भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब छुट्टियाँ हो जाए तो इसे घर भेज देना, गाँव घूम लेगा तो इसका मन अच्छा हो जाएगा। हमारे समाज में दोस्तों एक कुरीतियाँ और भी हैं। एक तरफ अगर लड़की का कोई कुछ गलत सुन लेता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो हम उसकी शादी कराने पर आतुर हो जाते हैं। और इधर लड़के की तरफ अगर हम कुछ सुन लेते हैं, तो हम उसकी शादी नहीं कराते, हम उससे कहते हैं कि उसे हम कहीं और भेज देंगे, हवा-पानी बदलेगा तो वो ठीक हो जाएगा। ये हमारे समाज की कैसी कुरीति है, कैसे नियम, कैसे कानून बनाया गया है, मुझे तो ये समझ से ही बाहर होता है। इस तरह से दोस्तों उनके एग्ज़ाम्स भी आ जाते हैं, एग्ज़ाम्स वो देते हैं, देने के बाद उधर नितिका चली जाती हैं अपने घर, इधर इनको भी भेज दिया जाता है, रोहन भी अपने घर चला जाता है, दोनों में बातचीत बंद हो गई थी। तभी कुछ समय के बाद वो लोग फिर वापस आते हैं। फिर वापस आते हैं दोनों, वो सिर्फ़ एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं क्योंकि इन्होंने टीचर से बात कर ली थी कि अब ये पूरी क्लास नहीं कर पाएगी, ये सिर्फ़ एग्ज़ाम देने के लिए आई थी। और दोस्तों ऐसा हुआ भी, वो अपना एनुअल एग्ज़ाम देने के लिए आई थी, उसके बाद इनका रिज़ल्ट मिल गया था। रिज़ल्ट मिलने के बाद ये दोनों एक-दूसरे को फिर से दोबारा देख नहीं पाए थे। ये कहाँ चले गए थे, वो कहाँ चले गए थे दोस्तों किसी को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। इसी दौरान नितिका को देखने वाले लड़के वाले आने वाले थे। नितिका अपने घर में बैठकर रो रही थी, तभी उसकी माँ पूछती हैं कि तुम किस लिए रो रही हो? नितिका कहती है कि माँ, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। मुझे प्यार भी हुआ तो एक ऐसे इंसान के साथ जिसे मैं पता ही नहीं है कि वो कौन था, कहाँ है, मुझे नहीं पता। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा, मुझे तुम्हें नहीं पता ना, तो अच्छी बात है, पता होना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पापा किस तरह के हैं, अगर वो जान लेंगे ना, तो तुम्हारे साथ-साथ मेरी भी जान ले लेंगे। और तुम तो ये जानती ही हो ना कि मेरे साथ वो कितना बुरा कर चुके हैं, पहले भी उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, तुम्हारी पढ़ाई को लेकर के कि मैं तुम्हारी पढ़ाई वहाँ से करवा रही हूँ। इसलिए उन्होंने मेरे साथ कितनी लड़ाई झगड़े किए और तुम्हें अब भी लगता है कि वो मेरे साथ ऐसा करें? तभी नितिका अपने मम्मी के गले लगते हुए कहती, नहीं माँ, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ पापा फिर से कुछ गलत करें, इसीलिए मैं बस अपनी ज़िंदगी का समझौता कर रही हूँ। तभी वो दोनों माँ-बेटी एक-दूसरे को पकड़ कर रोने लगते हैं। दोस्तों लड़के वाले आते हैं, लड़का नहीं आता है, पहले तो लड़के नहीं आते थे दोस्तों, अब लड़के आने लगे हैं, पहले लड़का देखने नहीं आया करता था। तो उन्होंने लड़का मतलब फ़ोटो वग़ैरह आई थी, लेकिन उनके पापा ने कहा कि हमारी बेटी को हम बिना देखे रिश्ता तय कराएँगे क्योंकि हमें हमारी बच्ची पर विश्वास है कि हम जिस लड़के से उसकी शादी कराएँगे, हमारी बेटी उसी से शादी करेगी। क्योंकि वो ठाकुर ख़ानदान के थे दोस्तों, उन्हें अपने इस पर विश्वास था। तभी उनकी मम्मी कहती हैं कि बेटा तुम लड़के को तो देख लो। उनके घर वाले कहते हैं लड़के वाले के कि तुम लड़के वाले को आप अपनी बेटी को दिखाइए, कल को कोई ऐसी बात ना हो कि अगर कल को कुछ वो कह दे कि हमें लड़का नहीं पसंद या हमारे घर में वो बहू बनकर आए, तो हम नहीं चाहते कि हमारे घर में कोई कलह कलेश हो, इसीलिए आप अपनी बेटी को फ़ोटो दिखाइए। उनके पापा ना चाहते हुए भी उसकी अपनी माँ को फ़ोटो देकर कहते हैं कि ये ले बेटा, फ़ोटो देख ले। उधर वो नीतिका इतने गुस्से में थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो वहीं फ़ोटो को उसी अपने तकिए के नीचे रख कर कहती, हाँ माँ, मैंने देख लिया है, अब मैं देख के ना देख के करूँगी क्या? पापा से कह दीजिए कि वो मेरी शादी की तैयारियाँ करें। इतना कह कर के नितिका रोते हुए अपने कमरे के अंदर फिर से चली जाती है। उसकी माँ उस फ़ोटो को निकाल कर उन लोगों को देते हुए कहती हैं कि हाँ, नितिका ने देख लिया है, अब उसे ये बहुत पसंद है। तभी वो लोग उनके घर वालों को फ़ोटो वापस कर देते हैं। उसके बाद वो लोग लड़की को एक अंगूठी और 5,000 रुपए और एक साड़ी दे कर के, उसे चुनरी उड़ा कर के अपना बनाकर नितिका को चले जाते हैं। नितिका की आँखों में आँसू भरे हुए थे। नितिका को ऐसा लग रहा था कि वो क्या ऐसा कर दे कि उसके दिल का दर्द कम हो जाए। लेकिन उसका दिल का दर्द कम करने वाला कोई नहीं था। सब बँधे पड़े थे उसकी माँ, उसके पिताजी की वजह से। उसके मामी-मामा भी नहीं आए थे। तभी उस नितिका की सगाई होती है। सगाई भी नितिका की हो जाती है। नितिका ने बस अब इस चीज़ को अपना समझौता मान लिया था कि बस मेरी ज़िंदगी शायद ऐसी ही है। उधर नितिका की अब शादी के दिन आ गए थे। शादी में उनके मामी-मामा भी आए थे। मामी-मामा आते हैं, मामी-मामा नितिका को देखते हैं। नितिका गुस्से में मामा-मामी से बात नहीं करती। वो कहती है कि मुझे अपने मामी-मामा से ही बात नहीं करनी।
तभी वो बात नहीं करती। नीतिका के मामी-मामा समझ जाते हैं कि वो किस वजह से बात नहीं करती, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही उसने अपनी आधी पढ़ाई छोड़कर वो यहाँ आ गई थी। उन्होंने ही उनके पापा से ये बातें सारी बता दी थी। इसलिए उसके पापा ने इतनी जल्दी उसकी शादी करने के लिए फ़ैसला ले लिया। तभी नीतिका ने अपनी मामी से कहा कि मामी, मैं तो उसे कभी भूल नहीं सकती, लेकिन आपने मुझे इतना भी मौका नहीं दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी कुछ अकेलेपन में जी लूँ। आपने तो तुरंत मेरी शादी की बात करवा दी पापा से। ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इतना कह के नीतिका वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दोस्तों नीतिका अपने कमरे में जाती है। उसके बाद उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है। नीतिका आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि जैसे कोई परी आ गई हो। इतनी सुंदरता को देख कर के शायद कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। नितिका बहुत सुंदर थी। बारात आने वाली थी दोस्तों। सब लोग चारों तरफ तैयारियों में लगे हुए थे। सब लोग इधर-उधर कोई कुछ कर रहा था। नितिका की आँखों में आँसू भरा हुआ था। नितिका अपने गुस्से को थामते हुए कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद होने जा रही है। मुझे नहीं पता कि मैं ये सही कर रही हूँ या गलत। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो इंसान भले मेरे शरीर को पा जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा को वो कभी नहीं पा पाएगा। बस ये सोचकर मैं शादी कर रही हूँ तो सिर्फ़ अपनी माँ के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी कभी मेरे माँ को कुछ गलत ना कहें। बस इस वजह से मैं ये शादी कर रही हूँ। इतना कह कर के नितिका मंडप की ओर चली जाती है। पहले दोस्तों जयमाला वग़ैरह नहीं होता था, तो सीधे शादी के मंडप में जा कर के बैठ जाती है। मंडप में बैठती है, मंडप में शादी हो जाती है दोस्तों। लड़का लड़का भी था, वहाँ पर शादी हो जाती है, फेरे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है दोस्तों। उसके बाद सिंदूरदान होता है। सिंदूरदान होने के बाद उसकी विदाई हो जाती है। विदाई हो जाती है दोस्तों, तो लड़की और लड़का को पहले डोली में बिठा कर के कुछ समय के ले जाया जाता था। तो उनको कुछ आगे तक डोली में ले जाया गया, उसके बाद उन्हें गाड़ी में ले जाया गया। दोस्तों गाड़ी जो होती है वहाँ पर वो बैठ कर के अपने ससुराल जाती हैं। ससुराल जब वो अपने पहुँचती हैं, सब कुछ दुल्हन की मुँह दिखाई रस्म होती है, उनको अंदर ले जाया जाता है, सारी रस्में दोस्तों की जाती हैं। उसके बाद अब रात का वक़्त आ गया था। अब इस समय पर नीतिका अपने सुहाग रात की सेज पर बैठी हुई थी। उसके हाथ-पैर काँप रहे थे। काँप क्या रहे थे दोस्तों, उसके मन में एक तरफ गुस्सा भी भरा हुआ था, दूसरी तरफ उसका हाथ-पैर बहुत काँप रहा था। उसे डर लग रहा था ना जाने किस चीज़ को लेकर के। उसकी आँखों में आँसू भरे हुए थे। नीतिका एक किनारे बैठी हुई घूँघट निकाले इंतज़ार कर रही थी। तभी उधर से जिसके साथ नीतिका की शादी हुई थी, वो लड़का आता है। वो लड़का आते ही वो कुछ सहेलियाँ आती हैं जो उसको कहती हैं कि अब तुम अंदर चलो, बहुत बाहर रह लिए, अब तुम्हारा समय हो गया है। इसी तरह से वो अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद दोस्तों वो लड़का खड़े होकर के बहुत देर तक सोचता है। सोचने के बाद वो मिठाइयाँ वग़ैरह कहता है कि ये रखा है मिठाई, आप इस मिठाई को खा लीजिए। ये रखा है दूध, आप इस दूध को भी पी लीजिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि जितना कोई सोच भी नहीं सकता। उस लड़की को मैं अभी तक नहीं भूल पाया हूँ और शायद मैं कभी भूल भी नहीं पाऊँगा। मेरे घर वालों ने जल्दबाज़ी में आकर के पता नहीं क्या सोच कर के मेरी शादी के लिए हाँ कर दिया। इसीलिए मैंने ये शादी कर ली, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं, उनको कैंसर जैसी एक खतरनाक बीमारी है, जिससे वो जूझ रहे हैं। इस वजह से मैंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ कर के ही मुझे शादी करनी पड़ी, इसलिए मैंने अपनी शादी कर ली। और आप बुरा मत मानिएगा कि मैंने आपके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया आज की रात। कहते हैं कि आज सुहाग रात है, एक पति-पत्नी की एक रात होती है, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना। इतना सुनते ही नितिका अपने घूँघट को उठाकर दूसरी तरफ फेंकती है और उस लड़के के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लड़के के सामने खड़े होते ही नितिका देखकर उसे कसकर गले लगाते हुए कहती है, "रोहन तुम?" नितिका को अपनी दुल्हन के रूप में देखते हुए रोहन बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या करे, हँसे या रोए या खुश हो। वो भी अपने गले से लगाते हुए नितिका को कहता है कि क्यों तुम मेरी दुल्हन बनी हो? मैं कैसे बताऊँ कि मैं आज कितना खुश हूँ। वो दोनों दोस्तों बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों एक अच्छे से बातें करते हैं, बैठते हैं, अपनी सारी बातें याद करते हैं कि कैसे-कैसे उन्होंने
आज शादी के दिन तक एक-एक पल कैसे बुरी तरीके से काटे हैं। तभी रोहन कहता है कि मुझे भी लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा मेरा मेरी ज़िंदगी अब नहीं अच्छी है। मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चा प्यार मिल जाता है और आज शायद मेरा सच्चा प्यार ही था, जो मुझे तुम्हारे तक लाया। नीतिका और रोहन एक-दूसरे को गले लग जाते हैं दोस्तों। उसके बाद वो उनसे मतलब आप कह लीजिए कि कहते हैं ना कि स्वर्ग का सुख भी उस समय कुछ नहीं था उनके लिए, खुशी नहीं, इतनी ज़्यादा वो खुश थे। उसके बाद सुबह होती है, वो दोनों को इतना खुश देख कर के जो मतलब सुबह पगफेरे के लिए जो उनके माता-पिता आए हुए थे, नीतिका के, वो कहते हैं कि मेरी बेटी कल तक इतनी दुखी थी और आज इतनी खुश। तभी वो उनके माता-पिता कहते हैं ना कि समय के साथ सब सही हो जाता है और मेरी बेटी भी समय के साथ सब सही हो गया। लेकिन नीतिका और रोहन ने अपनी ये बातें कभी किसी से शेयर नहीं करी। दोस्तों अनंत शर्मा जी उनके फूफा जी हैं, फूफा जी के बेटे हैं दोस्तों, तो उनके द्वारा ही ये घटना मुझे मतलब सुनने में आई, तो मुझे लगा कि मैं आप सबसे ये घटना शेयर करूँ, जो सत्य है दोस्तों बिल्कुल। कहते हैं ना कि हमें हमारा प्यार ज़रूर मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम बहुत जिससे प्यार करते हैं ना, आपने ये कहावत तो कुछ मूवीज़ में सुनी होगी, कुछ मूवीज़ का तो नहीं, लेकिन आपने ओम शांति ओम में ये कहावत तो सुनी होगी कि जिस चीज़ को आप चाहो ना, उससे पूरी कायनात आपसे मिलाने में लग जाती है। तो शायद कुछ ऐसा रोहन और नितिका के प्यार में भी था। वो इस कदर उनसे चाहते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि पूरी कायनात नहीं, पूरे दोनों घर वाले मिला दिए उन्हें और उनकी शादी हो गई। चलिए दोस्तों, मिलूँगी आपसे फिर एक सत्य लव स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।